हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का वीकेबी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये यूट्यूब जो चैनल है स्पेशली तौर पे सिबिल्स के डिफ़ॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए बनाया गया। इस वीडियो में आप सभी को विशेष तौर पे ये जानकारी मिलेगी कि हमारे जो सिबिल्स हैं, सिबिल्स के जितने भी डिफ़ॉल्ट्स हैं, डिफ़ॉल्ट्स के बारे में पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि सिबिल्स में क्या क्या डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं और उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो ये वीडियो जो है स्पेशली आपको इस बारे में बताया कि ये वीडियो जो है एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बनने जा रही है। तो सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के सभी पार्ट्स देखें, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, पूर्णतः समझ में आ जाए कि सिबिल्स काम कैसे करता है, सिबिल्स क्या है और ये क्या रोल अदा करता है हमारे लेन देन में, हमारे जो है अर्थव्यवस्था, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें इसका क्या काम है। तो जैसे कि कुछ दोस्तों का जो है कमेंट में जो जवाब आया था पिछली वीडियो देखने के बाद, तो उन्होंने जो है सिबिल्स और ट्रांस यूनियन के बीच में कोई रिलेशंस जो पूछना चाहा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सिबिल्स जो है कंपनी ट्रांस यूनियन की उसके साथ साथ जो है लीगली रूप से काम करने वाला प्रोसीजर है। ट्रांस यूनियन और सिबिल अलग अलग नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। सिबिल एक ट्रांस यूनियन का एक पार्ट है, ना कि ये अलग से कोई संस्था है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ट्रांस यूनियन के अंडर में काम कर रहा है। और जो डिफ़ॉल्ट्स जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, सिबिल्स के जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। सिबिल्स के अगर डिफ़ॉल्ट्स की हम बात करें, जैसे पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की आपके साथ, जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है बता देता हूँ कि पहला जो टारगेट हमने बताया था कि जो है सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो है वी कैन से रूट ऑफ द सिबिल्स जो है कहाँ से स्टार्ट होती है डिफ़ॉल्ट्स की, वो क्या है? ओवरड्यू। ओवरड्यू के बारे में हमने चर्चा की। ओवरड्यू के बाद सेटलमेंट के बारे में हमने बताया आपको कि दूसरी जो प्रॉब्लम क्या आती है, जो वहाँ पे सिबिल्स रिपोर्ट के अंदर जो है हमें समस्याएं जो दिखाई जाती हैं वो किस तौर पे दिखाई जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है ओवरड्यू सेटलमेंट है। सेटलमेंट के बाद जो है दूसरी शूट फाइल, तीसरे नंबर पे शूट फाइल आती है। शूट फाइल के बारे में भी आपके साथ चर्चा की। और उसके बाद जो है रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ के बाद आईडी मैचिंग, आईडी मैचिंग के बाद छठा जो पॉइंट है वो है क्रेडिट कार्ड से संबंधित समस्याएं, जैसे पेनल्टी है और जो उसकी ड्यू पेमेंट ड्यू है या फिर अन्य जो है इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस प्रकार की जो भी समस्याएँ हैं। तो ये जो सभी समस्याएं हैं, 6 की 6 समस्याएं जो है हमारे जो सिबिल्स को गिराने का काम करती हैं। इसके साथ साथ एक जो अन्य समस्याएं जो वो क्या है कि हमारा जो है बैलेंस ना होना, हमारा जो है इकोनॉमिक जो व्यवहार है वो अनबैलेंस होना भी हमारे सिबिल्स को नीचे लाने का काम करती हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे 6 देख रहे हैं, लेकिन एक इसमें जो है मैं ऐड और कर देता हूँ, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा अनबैलेंस तरीका जो है, लोन यूज़ करने का जो तरीका है अनबैलेंस तरीका कह सकते हैं। तो अब आज जो है हम आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली तौर पे जो है हमारे सिर्फ 2 पॉइंटों को आज क्लियर करेंगे हम। और ये भी जो है आपको जब डीपली कोई चीज़ देखोगे या सुनोगे तो आपको प्रॉपर पता चल पाएगा कि ये काम कैसे करता है और इसको हटाने का तरीका क्या है। वैसे तो नॉर्मली तौर पे तो जो है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि गोल्ड लोन लेने से, एफडी पे लोन लेने से या फिर शेयर पे लोन लेने से हम जो अपना सिबिल्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बढ़ा सकते हैं सिबिल्स को, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि हम सिबिल नहीं बढ़ा सकते, सिबिल बढ़ा सकते हैं, परंतु जो है उसमें मेन हमारा वीडियो बनाने का कारण क्या है। तो हमारा जो मेन कारण है वीडियो बनाने का, वो कारण है कि सिबिल्स के जितने भी डिफ़ॉल्ट्स जैसे कि हमारे रिपोर्ट कार्ड में दिखाए, सिबिल्स की रिपोर्ट में दिखाए जाते हैं, उन सभी रिपोर्ट्स को वहाँ से रिमूव करना। यानी कि रिमूव करना मीन्स वहाँ पे जैसे नॉर्मली साधारण केस में हम अपनी जब जो सिबिल्स चेक करते हैं तो उसके अंदर जो है क्लोज्ड लिखा आता है, बट समटाइम क्या होता है कि जैसे कुछ समस्याओं, आपदाओं के कारण जो है हमारे से किस्त नहीं भरी जाती, या फिर जो है कई बार एक अन्य कारण कुछ भी हो सकते हैं, मेडिकल कारण भी हो सकता है, या कुछ अन्य कारणों से जो है हम अपनी पेमेंट टाइम पे नहीं भर पाते, जिसके कारण क्या आ जाती है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ओवरड्यू सेटलमेंट वाले जैसे डिफ़ॉल्ट जितने भी समस्या होती है, और जब लोन क्लोज्ड वाली सिचुएशन आती है तो उस दौरान जो है ये सभी दिखाते हैं। ये हमें कब समस्या देती है, क्योंकि अगर हमने ओवरड्यू कर दी, हमें उस दौरान तो हमें समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जैसे कि भारत सरकार की जो हमारे कानून व्यवस्था की एक स्टेटमेंट है कि हम जो है लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन लेने के बाद जो है कोई भी जो लेंडर है वो किसी भी व्यक्ति के साथ पर्सनल कोई जो है भेदभाव या फिर उन्हें गाली गलौज या किसी लड़ाई झगड़े का कारण नहीं बन सकते। तो सभी दोस्तों से मेरी अपील है
कि जैसा कि आपने पिछला वीडियो जो देखा है उसको जितना प्यार दिया है, कृपया आप जो है इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें और सभी के पास पहुंचाएं, ताकि जो है ये समस्याएं जो है आने वाले समय की बहुत बड़ी समस्या है, इन समस्याओं से निजात मिल सके हर किसी को। तो इसीलिए सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, कृपया जो है लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। जिनको समस्याएं हैं वो कमेंट करके हमें समस्या बता सकता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, या फिर आप किसी अन्य टॉपिक पे हमारे साथ चर्चा कुछ और करना चाहते हैं, सिविल से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप जो है हमारे को इस कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के जो है हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का जो समाधान हम करेंगे। और इसके साथ साथ जो है नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो एक रेड कलर का जो आपको सब्सक्राइब का जो बटन दिखाई दे रहा है, कृपया उसे भी दबाएं और बेल आइकन को दबा लें कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो के तहत जैसे मैंने बताया कि ये सभी सिविल्स के जितने डिफ़ॉल्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बेसिक तौर पे सिर्फ दो ही जो है स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हैं उन पे चर्चा करेंगे, जो क्या है ओवरड्यू और सेटलमेंट। बाकी के जो बकाया हैं उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जो सिविल्स का जो पैमाना है, मीटर जो है जिस पे हम अपनी रेंज को नापते हैं कि हमारा सिविल स्कोर क्या है। कुछ लोगों की मिथ है कि जैसे सुनने में भी आया, देखने भी आया, जैसे कि हम काम कर रहे हैं तो कुछ लोग ये मानते हैं कि सिविल स्कोर जो है न जाने हमने सारा कुछ कर रखा है, सारी पेमेंटें भर रखी हैं, लेकिन उसका हमारा सिविल स्कोर डाउन जा रहा है। लेकिन वो डाउन जाने का कारण जो है कहीं ना कहीं होता है, लोगों का कहना है कि हमने पेमेंट सारी अदा कर दी है, सारा जो कंप्लीट हमने कर दिया, प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, बावजूद उसके जो है हमें समस्याएँ जो है हमारे सामने आ रही हैं। जब भी हम लोन के लिए जाते हैं तो हमें ये समस्याएं दिखाई जाती हैं सिविल्स के थ्रू, जिसके कारण कि हमारा लोन है वो अप्रूव नहीं हो पाता। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी जो कंपनी है, जो हम इस बात पे विशेष तौर पे चर्चा करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को समस्या है तो वो अपना जो है सिविल सही करवा सकते हैं। सिविल सही करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। सिविल्स को नीचे जाने के अन्य कारण भी बहुत से होते हैं जिसको हम कभी इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उन बातों पे। तो अभी जो है ज़्यादा आपका समय जाया ना करते हुए मैं एक बार फिर से सभी दोस्तों का VKB यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सभी को अवगत करवाना चाहूँगा कि जो हमारे सिविल स्कोर्स है, जो उसकी रेंज क्या होती है, वो 300 से स्टार्ट होती है। 300 से स्टार्ट हो गए चलती है, 300 से 550 तक की जो है सिचुएशन उसको पूरे में काउंट करते हैं हम। उसके बाद जो है जैसे कि 550 से लेके जो है 650 तक को हम एवरेज स्कोर मानते हैं। एवरेज स्कोर मानते हैं कि लमसम उसमें काम चल जाता है, लेकिन 650 से 700 750 का जो स्कोर है उसको गुड में हम काउंट करते हैं। और उसके बाद जो है 750 से 900 का जो स्कोर है वो हम जो है एक्सीलेंट में काउंट करते हैं। इट मीन्स कि जहाँ पे आपको ये पट्टियाँ दिखाई दे रही है, ये जो है गुड और एक्सीलेंट वाला जो स्कोर है उस पे आपको बैंक के पास जाके रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैंक आपके लोन को रिजेक्ट नहीं कर सकता इस बेस पे। अगर अन्य कोई कारण हो तो उस पर कह नहीं सकता, लेकिन सिविल के आधार पे अगर आपका स्कोर 650 से लेके 900 तक का स्कोर है तो सिविल जो है स्कोर होने के बाद जो है आपको बैंक डिनाई नहीं कर सकता किसी भी प्रकार के लोन से, क्योंकि आपका जो है हिस्ट्री है, फाइनेंशियल हिस्ट्री जो बड़ी मजबूत है। तो अब हम चर्चा करते हैं अब आ जाते हैं हम ओवरड्यू। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ओवरड्यू को हम किस में काउंट करते हैं? ज़्यादातर जो है लोग जानते हैं DPD जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब है डे पास्ट ड्यू, यानी कि डे पास्ट ड्यू को DPD भी कह सकते हैं, ओवरड्यू भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं, दोनों का कारण एक ही है। इसमें क्या है, फर्स्ट जो है पहला पॉइंट क्या आ जाता है जिसके अंदर क्या है, पेमेंट नोट ऑन टाइम। मीन्स कि हमारी कोई EMI चल रही है, हमने कोई लोन ले लिया, उस लोन की जो EMI की जो डेट है वो 2 तारीख, हर महीने की 2 तारीख या 5 तारीख या 10 तारीख मान लेते हैं। तो हमने जैसे कि मान लिया हमारी जो है EMI का टाइम है 2 तारीख, यानी कि सेकंड जो है को हर महीने की दूसरी तारीख जो है वो उसको हमारी EMI है। और क्या होता है, कई बार जो है हम या तो भूल जाते हैं या फिर किसी अन्य कारण से हम अपनी पेमेंट जो है वो 2 तारीख को नहीं करवा पाते। जो क्या है, ना करवा पाने के कारण वो पेमेंट जो है आगे की डेट पे चली गई, यानी कि डेट निकल गई उसकी
तो उसके बाद जो है डेट निकल गई, डेट निकलने के बाद दूसरी प्रक्रिया क्या आएगी, दूसरी प्रक्रिया आएगी अगर आपकी डेट निकल गई जिस डेट को आपने पेमेंट करनी थी, वो उसके बाद किस पे आ जाएगी, पेनल्टी, उस पर क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा कि आपने जो आपका टाइम था उस पर आपने जो पेमेंट नहीं भरी और अब जो उसके ऊपर क्या है आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि बैंक उस चीज़ की पेनल्टी लेता है कि आपने जो टाइम पे लोन नहीं अदा किया, लोन की किस्त जो है, EMI जो है वो टाइम पे नहीं भरी आपने। उसके बाद आ जाता है पेमेंट का इंटरेस्ट, यानी कि जो पेमेंट है उसको पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट, उसके जो ऊपर जो इंटरेस्ट वैल्यू है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो भी उसमें काउंट किया जाता है, क्योंकि अगर पेमेंट ड्यू होगी उसका इंटरेस्ट भी जो बढ़ेगा तो वो आपको पेनल्टी के रूप में, यानी कि या पेमेंट का इंटरेस्ट के रूप में आपको से जो है कंपनी जो है उस चीज़ को अदा करेगी। जैसे कि आप इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसके जो है जब हम रिपोर्ट निकलवाते हैं ओवरड्यू की जो स्टेटमेंट आती है उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, क्या जो है क्या क्या चीज़ हमें सामना करने पड़ती है, क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि हमने अगर कोई जो है सिविल्स की रिपोर्ट अगर हम रीड कर रहे हैं तो सिविल की रिपोर्ट रीड करते समय हमें जो है कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट से ओवरड्यू जो है उसमें लिखा मिलेगा या DPD मिलेगा। DPD मिलने का जो सिंबल है उसमें क्या क्या जो है आपको उसकी वैल्यूज़ क्या दिखाई देंगी, क्या क्या दिखाई देगा उसमें जो है। जैसे कि आप साइन शो के अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, जिसमें आपको जिस दिन आपकी पेमेंट करनी थी आपने उस दिन जो है फर्स्ट डे ड्यू होने के बाद जो पहला दिन है उस दिन आपको जो है आपकी स्टेटमेंट में क्या दिखाएगा, सिबिल्स आपके स्टेटमेंट में क्या प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर एक सिंबल शो करेगा जिसको हम कह सकते हैं ज़ीरो, यानी कि डे फर्स्ट ड्यू पेमेंट के बाद फर्स्ट डे का जो है साइन वहाँ पे आपको 0 शो करेगा। और उसके बाद जो है, उसके बाद आप जैसे नीचे देख रहे हैं 30 ये शो करता है जब जो है आपकी पेमेंट ड्यू होने के 30 दिन के बाद, यानी कि 30 डेज, आफ्टर 30 डेज जो आपके सिबिल्स रिपोर्ट है उसके अंदर जो है 30 शो करेगा। मीन्स जो है आपकी 30 दिनों की पेमेंट ड्यू हो चुकी है, 30 दिन हो गए आपकी पेमेंट ड्यू हुए को, तो वो उसके अंदर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सिविल, क्योंकि मंथली ही वो जो है आपकी रिपोर्ट अपडेट होती है, ये पर डे तो हो नहीं सकती, वो क्या करते हैं मंथली करते हैं, तो यानी कि 30 दिन, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज ऐसा जो है इसमें शो करेगा। जैसे आपको देखने आपने जो कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे इसी साइन शो के अंदर दिखा दिया गया है आपको, जैसे कि ट्रिपल एक्स का मीनिंग क्या है, ट्रिपल एक्स भी दिखा देते हैं। ट्रिपल एक्स का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, आपको उन्होंने सिबिल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन ने आपको डिफॉल्टर में भेज दिया, आपकी लिस्ट जो है डिफॉल्टर के अंदर तैयार हो गई। मीन्स आप टोटली डिफॉल्टर केस में चले गए आप, कि आपका जो है सिबिल्स जो है बिल्कुल डाउन चला जाएगा और आपका लेन देन व्यवहार जो है, आपकी हिस्ट्री जो है बिल्कुल लो चली जाएगी। इसके अलावा क्या क्या आ सकता है, जो अदर वैल्यू जो है आपको जैसे इसके साथ साथ बता देना चाहता हूँ, इसके साथ अदर वैल्यू भी होती है। ये 3 ही नहीं, इसके साथ कुछ और वैल्यूज है जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, और जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, या फिर जो वैल्यूज़ के आंकने का जो तरीका है वो क्या क्या हो सकता है। और जो आप इसी के साथ एक पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा, जिसका मतलब क्या है, फर्स्ट है ये STD, यानी कि ये एक वैल्यू है जो आपके ओवरड्यू होने के बाद जो आपके सिविल रिपोर्ट में शो करेगी। तो सिविल रिपोर्ट में STD का मतलब क्या होता है, इसका क्या स्टैंडर्ड पेमेंट, ये क्या है विद इन 90 डेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 0 फर्स्ट डे दिखाएगी, उसके बाद जो है 30 वो तब दिखाएगी जब उसको आपकी पेमेंट ड्यू पेमेंट होने को 30 दिन हो गए हों। 30 दिन के बाद जो है 60 डेज दिखाएगी, 60 डेज के बाद वो क्या दिखाएगी 90 डेज। 90 डेज जैसे होता है, 90 डेज दिखाने के बाद जो है वहाँ पे 90 यानी कि 90 डेज नहीं दिखाएगा, 90 मतलब उसके अंदर जो फिगर में शो नहीं करेगा, उसमें क्या शो करेगा, STD शो करेगा। STD का मतलब यानी कि आपकी पेमेंट को ड्यू होने के बाद 90 दिन गुजर गए हैं, अभी तक आपने पेमेंट जो है वो नहीं भरी, ना उस पेमेंट के बारे में आपने कोई विचार किया है, यानी कि उसका लेन देन का जो व्यवहार है इसमें फ्लक्चुएशंस हो जाती है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से अगर ऑपरेट किया जाए तो। अब उसके बाद जो आ जाता है उसका सेकंड पॉइंट आता है, उसमें क्या लिखा होता है, SUB, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। SUB इसका मतलब क्या होता है, सब स्टैंडर्ड पेमेंट। सब स्टैंडर्ड पेमेंट जो है उस जो है सिविल रिपोर्ट की वैल्यू के अंदर हमें शो रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा कि SUB का मतलब क्या होता है, सब स्टैंडर्ड
पेमेंट ये क्या होती है, ये विद इन 90 डेज का जैसे पहले एसटीडी होता है, उसके बाद 90 डेज के बाद की जो पेमेंट दिखाई उसके अंदर जो क्या करेंगे हम, जो 90 डेज से पहले था एसटीडी और 90 डेज की बाद की को क्या शो करते हैं वो एसयूबी, मतलब सब स्टैंडर्ड पेमेंट। ये आफ्टर 90 डेज यानी कि 90 दिनों के बाद आपको आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर जितने भी महीने गुजर जाएंगे उसके बाद वो क्या शो करेगा, वो एसयूबी शो करेगा। ये एक अनदर वैल्यू है हमारे सिविल रिपोर्ट के अंदर जो हमें हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है कि इस व्यक्ति का हिस्ट्री क्या है। उसके बाद आ जाता है जो है थर्ड पॉइंट आ जाता है डीबीटी यानी कि रिमेंड सब स्टैंडर्ड, यानी कि रिमेंड सब स्टैंडर्ड पेमेंट इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी पेमेंट जो है 90 डेज से पहले होती तो एसटीडी दिखाता, 90 डेज के बाद एसयूबी दिखाएगा, और आफ्टर 12 मंथ यानी कि आफ्टर जब 12 महीने से ज़्यादा का जो समय हो जाता है उसके बाद आपको डीबीटी शो करेगा। आपके रिपोर्ट वैल्यू के अंदर जो है आपका जो है रिपोर्ट कार्ड के अंदर क्या शो करेगा, सिविल रिपोर्ट के अंदर शो करेगा डीबीटी। इस डीबीटी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपका लोन की जो ईएमआई है उस किस्त को 12 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है तो वहाँ पे ये आपको डीबीटी जो है वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद अगला जो है पॉइंट आ जाता है ओवरड्यू के अंदर जो है LSS, यानी कि LSS का मतलब क्या आ जाता है, आइडेंटिफाइड एज अनकोलेक्टेबल, यानी कि इस LSS का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइड एज अनकोलेक्टेबल। मीन्स क्या है कि यहाँ पे बैंक की आशा खत्म हो जाती है, नो होप केस में आ जाता है कि बैंक को इस चीज़ की आशा नहीं रहती कि ये पर्सन जो है आपसे लिया गया लोन जो है उस लोन को वो अदा करेगा या नहीं, यानी कि अब उसके चांसेस खत्म हो गए। बैंक ने आपसे जो लोन लेने की उसकी इच्छा शक्ति थी, वापस आपसे पेमेंट जो लेनी थी वो आपसे उन्होंने बैंक ने क्या कर दिया, उसको खो दिया। तो अब जो है यानी कि बैंक ने पूरे जोर लगा लिया, उसके बाद जो है उसका जो है लोन जो है उसने रीपेमेंट नहीं करी, जिसके कारण उसका सिबिल जो है नीचे आ जाएगा। अब जो है इसके साथ साथ क्या है, ये मैंने जैसे ओवरड्यू के बारे में बताया, ओवरड्यू जो है जैसे इसके अंदर साइन क्या क्या हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, 0 है, 30 है, या फिर उसके अंदर जो है ट्रिपलेक्स है, या फिर उसमें एसटीडी है, या फिर एसयूबी है, या फिर डीबीटी है, या फिर LSS है। ये है ओवरड्यू की स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या काउंट हो सकते हैं, क्या क्या साइन हमें शो करते हैं सिविल रिपोर्ट के अंदर। तो सभी दोस्तों से मेरी एक बार फिर से अपील है कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जो है लाल रंग का जो बटन नीचे दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस करें, और ये घंटे का बटन जो आपको इसी के साथ दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो है आपको मेरी अनदर वीडियो जो आ रही है उस वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप जो है अपने सिविल स्कोर, अपने मित्र प्यारों का जो भी सिविल स्कोर है उसको सही करवा सकें। तो इस सेट जो ओवरड्यू है, ओवरड्यू के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, अगर पेमेंट ओवरड्यू से निकल गई है आफ्टर जो है 12 मंथ के बाद जो है वो क्या करेंगे कि आपकी पेमेंट तो नहीं आ रही, बैंक कोई धक्का तो कर नहीं सकता, तो उसके दौरान जो है वो क्या करता है, आपको सेटलमेंट के लिए जो है रिकमेंड करता है, या कोई अन्य व्यक्ति है वो भी आपको सेटलमेंट के लिए कहेगा कि यार अगर आपसे पेमेंट नहीं भरी जा रही तो कृपया जो है आप इसको सेटलमेंट करके जो है बैंक का लोन जो है अदा कर दे, ताकि जो है आपका सिबिल ठीक रहे, फाइनेंशियल सिस्टम में आपको इन फ्यूचर किसी प्रकार की प्रॉब्लम सेटलमेंट ना आए। जो है वो क्या है, हमारी ओवरड्यू होने के बाद बैंक के साथ एडजस्टमेंट करना कि जो है पेनल्टियाँ हटवाना, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाना, या उसकी ईएमआई जो है दोबारा पेमेंट नहीं भरी जाने के कारण वो है बैंक के साथ कहीं ना कहीं सेटलमेंट करने की कोशिश करता है, या बैंक भी कोशिश करता है कि ये जो है लोन सेटलमेंट करके जैसा तैसा करके भी जो इससे जितनी भी पेमेंट है वो रिकवर की जाए। तो सेटलमेंट जो है जो उसकी क्या कब आएगी, जब ओवरड्यू की जो उसकी आशाएं खत्म हो जाती है तब ये सेटलमेंट की तरफ अग्रसर होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं जो है फ्लेक्सिबल होता है, और जो है
ये कंज्यूमर के हक में काम करता है। तो क्या है सेटलमेंट जो है कैसे होता है, ये कब से कब तक कब शुरू हो सकती है। जैसा कि पहले मैंने आपको जो है ओवरड्यू के अंदर जो है आफ्टर जो है LSS बताया था, ओवरड्यू के बाद जो है वो 12 महीने के बाद होती है, लेकिन ये जो सेटलमेंट का प्रोसेस कब से शुरू, बीच में उसके मिड में स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर 6 मंथ जो है बैंक कोशिश करवाना शुरू कर देता है कि इसकी सेटलमेंट करके इसे कहीं ना कहीं पेमेंट इससे भरवाई जाए। तो उस ये आफ्टर जो है जैसे कि आप जो है देख रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ बैंक क्या करेगा, कंज्यूमर से कोशिश करेगा उसके साथ सेटलमेंट करने की, ताकि ये पेमेंट इससे रिकवरी की जाए। तो ये क्या करता है, अगर वो कब करता कब है, ये हर केस में नहीं होती, ये बैंक करता कब है, वो उससे पहले उसका रीज़न देखेगा कि इस बंदे ने पेमेंट करी तो करी क्यों नहीं। कारण जानने के बाद, अगर जेन्युइन कोई रीज़न होगा, जेन्युइन रीज़न होने के बाद ही सेटलमेंट का ऑप्शन आएगा, अन्यथा उससे सेटलमेंट की कोई कंडीशन नहीं रखी जाती। जेन्युइन रीज़न में क्या क्या आ जाते हैं जिसकी हम बात करते हैं। जेन्युइन रीज़न के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ जाता है, जैसे कि किसी कारणवश किसी व्यक्ति ने लोन लिया और उसकी जॉब चली गई, उस दौरान जो है जब उस दौरान उसका लोन की EMI चल रही है, उस दौरान उसकी अगर जॉब चली जाती है, यानी कि कोई कारण हो जाता है या जॉब बदलने के चक्कर में या फिर किसी अन्य कारण से उसकी अगर जॉब नहीं उसके पास, तो उस दौरान जो है बैंक उसके साथ सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। बैंक अकेला मैं ये नहीं कह सकता, बैंक फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो भी जो है सेटलमेंट की ओर अग्रसर होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अर्थव्यवस्था रुके ना, चलती रहे, तोड़ मरोड़ के जैसा भी हो, यानी कहीं ना कहीं स्थगित ना हो के धीरे धीरे चलती रहे, धीरे चलती रहे, ताकि जो है इसमें दिक्कत ना आए। इसी कारण जो सेटलमेंट की ओर अग्रसर करते हैं। सेटलमेंट का जो फर्स्ट कारण जो है उसका कारण जैसे मैंने कि आपको बताया, अगर जेन्युइन को रीजन होगा तो सेटलमेंट होती है। जेन्युइन रीजन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई कैंडिडेट जो है अपनी जॉब लॉस कर देता है तो उस केस में सेटलमेंट हो सकती है, अगर कस्टमर और बैंक चाहे तो। इसके बाद अगला जो है जेन्युइन रीजन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, यानी कि जो क्लाइंट जो कंज्यूमर जो है जिसने EMI अदा करनी है वो अपना जो है कहीं एक्सीडेंट हो जाने के कारण जो है वो आपकी EMI टाइम पे नहीं भर सकता, क्योंकि देखो एक्सीडेंट वगैरह जो है एक ऐसे केस हैं जो जानबूझ के तो होते नहीं। एक्सीडेंट जो है अचानक से अगर किसी के साथ हादसा हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो जरूरी नहीं है कंज्यूमर के साथ हो, ये तो बैंक अधिकारी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आज का टाइम है बहुत ज़्यादा फास्ट है, और जो है इस दौरान जो है व्हीकल्स की ज़्यादा दिक्कत हो जाने के कारण या फिर किसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो कई एक्सीडेंटल हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो बैंक सेटलमेंट की कोशिश करता है, क्योंकि एक्सीडेंट जो है किसी के हाथ की बात तो है नहीं, जानबूझ के कोई करता नहीं है, तो ये इस कारण भी जो है बैंक उसको सेटलमेंट की ओर लेके जाता है। उसके बाद अगला जो कारण हो सकता है जिसमें हम जैसे कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, जैसे मेडिकल जो है इमरजेंसी की बात कर लेते हैं। जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी में जैसे हम किस चीज़ को काउंट करते हैं, जैसे अचानक से कोई बीमारी आ जाना, एक्सीडेंटल तो अलग हो गया, लेकिन उसमें क्या अचानक से कोई बीमारी आ जाना, कोई क्रिटिकल पोजीशन हो जाना व्यक्ति की, या जो है उस कंज्यूमर की ऐसी स्थिति हो जाना जिस दौरान वो है असहाय हो जाए, जिसको उसके खुद की समस्याओं का समाधान ना मिलता हो, तो उस दौरान जो है बैंक उसको क्या कहेगा, सेटलमेंट की बात करता है। तो ये 3 कारण मैंने जैसे गिनवा दिए। उसके बाद जो अगला कारण एक जो है, जो अभी कुछ दिन पहले ही हम जो भुगत के हटे हैं, जिसका नाम ले लेते हैं जैसे लॉकडाउन जैसी व्यवस्था जो है, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर जो है पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, क्योंकि काम काज सारे बंद हो गए। तो जैसे लॉकडाउन के दौरान जो है ना तो किसी के पास काम रहा, ना काम करने की पोजीशन थी, जिस कारण जो है वो EMI टूट गई, और EMI टूटने यानी कि उसका डेट एक्सपायर होने जाने के कारण जो है, ओवरड्यू हो जाने के कारण जो है बैंक उसके साथ सेटलमेंट की पोजीशन पे चला जाता है। ये लॉकडाउन जैसी आपदाएं जो है ना, ये बड़ी सुनने में मतलब जो है पहले अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब महसूस हो गया, क्योंकि अब आप जैसा कि देख सकते हैं सिविल्स के अंदर जितने भी समस्याएं हैं ना, पिछले जो है सालों से अब इन 2-3 सालों के अंदर, जो आने वाले जो 2-3 साल है उसके अंदर इतनी समस्याएं आएंगी कि जो है लॉकडाउन के कारण जो है, उस लॉकडाउन के दौरान जो लोगों ने लोन्स चल रहे थे जिनके, उनकी EMI टूट गई, उनका जो है पेमेंट टाइम पे नहीं भर पाने के कारण क्या है, बैंक उसको किस ओर अग्रसर कर रहा है, सेटलमेंट की ओर अग्रसर कर रहा है, ताकि जो है उनका लेन देन फाइनेंशियल सिस्टम रुके ना, स्थगित ना हो, आगे बढ़ता रहे और देश का भी विकास होता रहे। ये थे हमारे आज के 2 पॉइंट जिसके पे हमने आज चर्चा की। नंबर 1 जिसका है ओवरड्यू, और उसके बाद है सेटलमेंट। और ये सभी चीज़ें जो है इसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन क्या है, जब तक आपको प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि ये चीज़ क्या है,
वो काम कैसे करता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के डिफॉल्ट्स हैं, इन किसी भी डिफॉल्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं जिसमें ओवरड्यू सेटलमेंट, शूट फाइल, रिटर्न ऑफ, आईडी मैचिंग या क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी डिफॉल्ट्स हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये डिफॉल्ट्स हम हटा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में सभी जो है सिबिल स्कोर हम बढ़ा सकते हैं लेकिन ये डिफॉल्ट्स नहीं हटा सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि हम डिफॉल्ट्स हटा देते हैं, हम डिफॉल्ट्स हटा सकते हैं, पर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये जो सेटलमेंट, ओवरड्यू, जितनी भी डिफॉल्ट्स हैं, शूट फाइल, रिटर्न ऑफ, आईडी मैचिंग, क्रेडिट कार्ड से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, डिफॉल्ट्स को वहाँ से हटाने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में से अपना जो है मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी मेरा मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जो है मेरी ईमेल आईडी पे आप जो है मेल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है, इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप जो संपर्क कर सकते हैं कोई भी समस्याएं हैं, या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ये जो है जितने भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये निश्चित है कि आपके सिबिल स्कोर में से डिफॉल्ट्स को रिमूव करवाना मेरा काम, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। लेकिन सभी दोस्तों से अपील है कि आप इस जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये साथ वाला जो घंटी का बटन है इसको प्रेस कर लें ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें बहुत सारा प्यार आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर भी जो है आप मेरे को उतना ही प्यार दें, उससे जब बढ़कर प्यार दें, ताकि जो है आपके लिए मैं अन्य जो है वीडियो बढ़िया तरीके से बना सकूं और मेरा जो है प्रोत्साहन बढ़ाने का कष्ट करें। सभी दोस्तों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।